हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस के संकल्प। माई सेल्फ एस के। आज जो हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक का जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक, बताया था ना मैंने आपको कि कमर्शियल बैंक क्या है। जिसने भी हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा हो प्लीज़ वो पिछला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको काफ़ी हद तक ये बताने की कोशिश की है कि कमर्शियल बैंक क्या है, वाणिज्य बैंक क्या है, मतलब व्यवसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक, ये सबका मतलब एक ही है। तो वो एक छोटा सा फिर से मतलब मैं बता देता हूँ। एक आरबीआई अधिनियम है, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949। इस रेगुलेशन अधिनियम का जो है 1949 के तहत जिसको भी लाइसेंस दिया गया है, बैंक का लाइसेंस, तो वो आपके कौन से बैंक होंगे? वो कमर्शियल बैंक होंगे। ठीक है। फिर एक बार सुन लीजिएगा। आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जिस भी बैंक को लाइसेंस दिया गया है कमर्शियल बैंक का, वो आपके कैसे बैंक है? कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है, व्यापारिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है। तो कोई भी हो सकता है। वो अगर मैं कोई बैंक खोलूँ और मुझे लाइसेंस दे दे आरबीआई इस अधिनियम के तहत, तो वो भी कौन सा बैंक हो जाएगा? वाणिज्य बैंक हो जाएगा, कमर्शियल बैंक हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक को मैंने आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका अनुसूचित बैंक, एक था आपका अनुसूचित बैंक और दूसरा था आपका गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक का जो मतलब था वो था शेड्यूल बैंक, और दूसरा था आपका गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक आपके इस तरीके के भी हो सकते हैं, अनुसूचित बैंक भी हो सकते हैं वो आपके गैर अनुसूचित बैंक भी हो सकते हैं। ठीक है। कमर्शियल बैंक तो सब होंगे जिनको लाइसेंस दिया गया है इस अधिनियम के तहत, लेकिन उनमें भी कोई गैर अनुसूचित हो सकता है और अनुसूचित हो सकता है। तो अनुसूचित कौन से होंगे एक बार फिर मैं बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में हालांकि मैंने वाणिज्य का मतलब इसका सबको पिछले लेक्चर में देखा था। 1934 का अधिनियम आरबीआई का, उसकी दूसरी अनुसूची में जो भी बैंक लिस्टेड है दूसरी अनुसूची में, वो आपके कौन से हैं? अनुसूचित बैंक है। फिर इधर ध्यान दीजिएगा, आरबीआई अधिनियम है 1934, उसकी दूसरी अनुसूची में जो बैंक लिस्टेड नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक है। ठीक है। तो ये कौन से? ये सब लिस्टेड होंगे जो भी हैं। बड़ौदा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपके लिस्टेड हैं। ठीक है। तो अब हम उसको छोड़ देते हैं अभी गैर अनुसूचित बैंक को। हम देख, क्योंकि मैं ये सब बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में आपको, यहाँ मैंने छोड़ दिया था इनको समझाने के बाद। अनुसूचित बैंक को भी अब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि अनुसूचित बैंक है तो वो किस तरीके के अनुसूचित बैंक है? अनुसूचित बैंक तो सब होंगे ना भारत के अंदर जो भी हैं। अगर उन्होंने 1934 के जो मानक दे रखे हैं अधिनियम के, जो भी बैंक उन मानकों को पूरा करता है जो आरबीआई ने 34 अधिनियम के तहत दे रखे हैं, इस 34 अधिनियम के, आरबीआई अधिनियम 34 के तहत जो भी मानक दे रखे हैं, जो भी बैंक को पूरा कर लेगा वो शेड्यूल बैंक हो जाएगा। चाहे वो आपका भारतीय बैंक हो, चाहे वो आपका भारतीय बैंक हो, चाहे वो आपका विदेशी बैंक हो। अगर वो 1934 के तहत जो मानक दिए गए हैं वो पूरे करता है तो वो दूसरी अनुसूची में लिस्टेड हो जाएगा, और दूसरी अनुसूची में लिस्टेड होते ही आपका वो कौन सा बैंक हो जाएगा? अनुसूचित बैंक हो जाएगा। तो चाहे वो भारतीय बैंक भी हो सकता है। विदेश से आए कुछ लोग, उन्होंने जो है 1934 जो आरबीआई अधिनियम है यहाँ पर भारत में, उस विदेशी बैंक ने आके यहाँ पे उनके मानकों को फॉलो किया बिल्कुल जैसा वो कह रहे थे, तो वो अनुसूचित बैंक हो जाएगा। तो वो भारतीय भी हो सकता है, विदेशी भी बैंक हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इसको आप देसी बैंक भी बोलते हैं, देसी बैंक। और भारतीय बैंक का मतलब तो आप लोगों को पता है, इंडियन बैंक। तो सीधा सा मतलब है, अगर विदेश के अंदर कोई रूल बना रखे हैं और वो रूल भारत के लोग जाके वहाँ पे बैंक स्टैब्लिश कर रहे हैं और वहाँ वो रूल जो बनाए हैं बैंक वाले वो फॉलो कर लें, तो वो भारत का बैंक भी वहाँ पे विदेशी बैंक कहलाएगा उनके लिए। ठीक है। ऐसे हमने कुछ मानक बना रखे हैं, अगर कोई विदेश से आता है उन मानकों को फुलफिल करता है तो वो उनके हिसाब से क्या है, हमारे यहाँ पे उसको दे दिया जाएगा जो टाइटल देते हैं। तो अनुसूचित बैंक का, शेड्यूल बैंक का उनको टाइटल दिया गया है जिन्होंने भी वो मानक फॉलो किए। विदेशी बैंक हो गया आपका मतलब कि फॉरेन,
फॉरेन बैंक। ठीक है, अब आपके इनको जान लेते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। भारतीय बैंक और विदेशी बैंक, ये तो आपके आगे कि कोई भी मानक फॉलो कर लेगा भारत में, ये वाले जो आपके अनुसूचित बैंक हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब जो है अनुसूचित बैंक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विदेशी बैंक और आपके भारतीय बैंक। तो भारतीय बैंक जो है, अगर भारतीय बैंक है तो भारत के निवासियों, ध्यान से सुन लीजिए, भारत के निवासियों के द्वारा उस बैंक के 50% प्लस 1 शेयर जरूर होंगे। तो वो बैंक कौन सा होगा? भारतीय बैंक होगा। मतलब कि भारत में निवास करने वाले लोगों के पास जिस बैंक के 50% प्लस 1 शेयर होंगे, अंश होंगे, वो आपका कौन सा बैंक होगा? भारतीय बैंक होगा। क्योंकि मैं 50% प्लस 1 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम अंश हो सकते हैं किसी के पास। उसके बाद 49 बचते हैं, 49 ही होंगे दूसरे पर्सन पर, जिसके 50 बने। ये निवासी एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, या संस्था भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन है सब वो भारतीय। तो भारतीयों के पास अगर 50 प्लस 1%, अब 1-2 भी हो सकता है, 3 भी, लेकिन 51 जिसके पास है मैक्सिमम, फिर 53, 54, 55 वो तो अलग बात है, लेकिन 51% जिसके पास अंश है किसी बैंक के, वो चाहे भारतीय है तो वो भारतीय बैंक हो जाएगा। भारतीयों के निवासियों के पास है अगर वह अंश से क्या निर्धारित होता है? 50% प्लस 1 अगर अंश है तो निर्धारित ये होता है, जिसके 51% अंश है तो रूल एक तरीके का ये कहता है, रूल ये कहता है कि उसकी ओनरशिप होगी, उसकी ओनरशिप होगी, ठीक है, उसका कंट्रोल हो जाएगा ज़्यादा, और फिर मैनेजमेंट उसी का होगा। जिसका 51% या 50 प्लस 1% अंश हो जाता है तो उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ओनरशिप मिल जाता है, कंट्रोल मिल जाता है और मैनेजमेंट। मतलब कि वो बैंक का स्वामित्व होंगे जो 51% जिनके पास शेयर होंगे, चाहे वो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, पूरी संस्था भी हो सकती है, ग्रुप भी। तो ओनरशिप, स्वामित्व उनके पास आ जाएगा, नियंत्रण उनके पास आ जाएगा, प्रबंधन उनके पास आ जाएगा। तो भारतीयों के पास अगर इस तरीके के सारे चीज़ें हैं तो कैसा बैंक है वो? भारतीय बैंक हो गया। सेम इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तीनों, ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये तब किसी के पास आएगा जब किसी बैंक के अंश आपके 50% प्लस 1 किसके पास हो? विदेशियों के पास हो। फिर से सुन लीजिएगा, विदेशी बैंक वह बैंक होगा जिसके 50% प्लस 1 मतलब कि 51% अंश विदेशियों के पास होंगे। तो जैसे 51% अंश विदेशियों के पास होंगे तो विदेशियों को ओनरशिप मिलेगी, कंट्रोल मिलेगा और मैनेजमेंट मिलेगा। तो इसलिए वो कौन सा बैंक हो जाएगा? वो आपका विदेशी बैंक हो जाएगा, क्योंकि विदेशियों के पास अंश ज़्यादा है। 51, 100% में से 51 जिसके पास है वो ज़्यादा ही होंगे, फिर तो सबके पास 49 ही होंगे ना। तो 51 जो है विदेशियों के पास हैं तो वो आपका इंडियन बैंक। फिर सुन लीजिएगा, भारतीय बैंक वह हैं जो भारतीय निवासियों के पास 50 प्लस 1 अंश है। विदेशी बैंक वो है जो विदेशियों के पास जो है 50 प्लस 1% अंश है, शेयर है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी खोलते हैं आप या फिर कोई दुकान खोलेंगे तो उसमें उसकी ज़्यादा चलेगी जिसके ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। कॉमन सी बात ये है। ठीक है, अब इस भारतीय बैंक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब भारतीय तो वो बैंक है, सीधी बात है, भारत के अंदर है, भारत के लोगों के द्वारा है, इस्टेब्लिश है। ठीक है, मैंने मान लिया है भारत के लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश है। तो भारत के लोग में कोई भी हो सकते हैं, सरकारी लोग भी हो सकते हैं, प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं ना, भारत के हैं, लेकिन भारत के निवासियों में वो सरकारी लोग भी हो सकते हैं। अगर सरकारी सार्वजनिक, तो ये दो तरीके के बैंक है, अभी और समझा देता हूँ मैं। सार्वजनिक बैंक मतलब कि पब्लिक बैंक, इन्हीं को PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, सार्वजनिक बैंक। और आपका इधर जो आता है वो आता है निजी बैंक। निजी बैंक मतलब कि प्राइवेट बैंक। ठीक है, होंगे भारत में, अगर भारत के निवासियों के तो वो सरकार के पास। अगर अब फिर सुन लीजिएगा, सार्वजनिक बैंक वो हो जिसके 50% प्लस 1 अंश जो है, शेयर जो है, शेयर
वो किसके पास है? सरकार के पास है। ठीक है, सरकार के पास है, तो वो आपका कौन सा बैंक हो जाएगा? सार्वजनिक बैंक हो जाएगा। सेम इसका, ऐसा बैंक जिसके 50% + 1 अंश जो हैं, शेयर जो हैं, वो किसके पास है? वो भारत के निजी व्यक्तियों के हाथों में है, प्राइवेट लोगों के हाथ में, ना कि सरकारी लोगों के हाथ में है। तो जब निजी लोगों के हाथ में 51% अंश होंगे तो वो प्राइवेट बैंक हो जाएगा, और जब सरकारी लोगों के हाथ में 51% अंश होंगे, शेयर होंगे, तो वो सार्वजनिक बैंक हो जाएगा। सिंपल है। हाँ, दोनों हैं ये भारतीय, भारतीय दोनों, भारतीय सरकार हो सकती है, फिर ये भारत के निजी लोग, जैसे हम तुम, तो हमारा बैंक खुलेगा तो वो निजी बैंक में होगा, लेकिन सरकार खोलेगी, मोदी जी इनके साथ वाले खोलेंगे, तो वो आपका कैसा हो जाएगा? सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक ये भी है, जैसे कि राष्ट्रपति जो है अपने सबॉर्डिनेट मतलब कि अधीनस्थ के माध्यम से या फिर डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर क्या करता है? बैंकों की निगरानी करता है, बैंक को कंट्रोल लेता है। तो वो बैंक कौन से होंगे आपके? सार्वजनिक बैंक। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से या डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बैंकों का क्या करता है? संचालन करता है। तो वो आपके कौन से बैंक है? सार्वजनिक बैंक है। निजी बैंक तो निजी तौर पे चलते ही हैं। ठीक है, क्लियर है ना? परसेंट का खेल है, यहाँ ओनरशिप 50% + 1 सरकार की है, यहाँ निजी लोगों की है, क्योंकि इतने परसेंट से जो है किसी को ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट मिल जाता है, इतने से अंश से। ठीक है, तो अब जो है निजी बैंक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम निजी बैंक को। तो एक है निजी बैंक जो नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी के हैं, पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक, पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक, और ये नई पीढ़ी के निजी बैंक। तो पुरानी पीढ़ी के वो बैंक होंगे जो 1951 से पहले तक इस्टेब्लिश हुए हों, या 1951 तक। नई पीढ़ी के बैंक वो होंगे जो 1994 के बाद इस्टेब्लिश हुए हैं। फिर सुन लीजिएगा, प्राइवेट बैंक तो हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के वो हैं जो 1951 तक या 1951 से पहले के इस्टेब्लिश हुए हैं, वो आपके पुरानी पीढ़ी के आते हैं। 1994 के बाद जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो आपके कौन से हैं? 1994 के बाद जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो आपके नई पीढ़ी के बैंक है, निजी बैंक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? 1991 को मैंने डिसाइड किया है कि उससे पहले और उसके बाद। तो 1991 में एक नरसिम्हन समिति बनी थी। उस नरसिम्हन समिति ने कुछ ऐसे मानक बनाए थे बैंकों को लेके, क्योंकि वो बैंक से रिलेटेड समिति थी। उसके बाद जो है नए मानक के आधार पर जो है नए बैंकों का गठन हुआ, नए तरीक़ों से हुआ, नया सुधार हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए। तो उसके बाद जितने भी बैंक बने उन्हें नई पीढ़ी के बोला, क्योंकि उसमें नए मानक थे, सब कुछ नया था। 91 में बैंक की कमेटी बनाई थी, वो बैंक से रिलेटेड थी, नरसिम्हन समिति। उसने जो है बैंकों के मानक दिए थे, नए मानक थे, तो इसलिए वो उसके हिसाब से जो बैंक बने, स्थापित हुए, वो आपके नई पीढ़ी के बैंक है। और 1951 से जो पहले हैं, क्योंकि कमेटी 1991 में बनी थी, तो उससे पहले जो भी बैंक है वो पुराने मानक से चले आ रहे हैं। 1947 के जब आज़ाद हुआ था देश, तो वो आपके कौन से बैंक है? पुराने पीढ़ी के बैंक है। समझ गए ना आप? सार्वजनिक बैंक में ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक तो होता है राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब कि नेशनलाइज। ये होता है गैर राष्ट्रीयकृत, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। गैर राष्ट्रीयकृत का मतलब नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। तो राष्ट्रीयकृत का मतलब नेशनलाइज्ड बैंक और गैर राष्ट्रीयकृत का मतलब नॉन नेशनलाइज्ड बैंक। इसको समझ लेते हैं मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीयकृत बैंक वह होंगे, 2 वर्ड में समझ जाइए आप। राष्ट्रीयकृत बैंक वह होंगे जिन्हें सरकार जो है जबरन जो है जिनका अधिग्रहण करती है, जबरन जिनका अधिग्रहण करती है, बलपूर्वक जिनको ऑक्यूपाइड करती है, बलपूर्वक फोर्सली जिनको ऑक्यूपाइड करती हैं, वो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, मैंने पहले भी बताया 1969 में 14 बैंक और 1980 में आपके कितने? 6 बैंक। टोटल 20 बैंक को जो है 1980 तक क्या कर लिया गया था? नेशनलाइज, मतलब कि प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट बैंकों को सरकार ने जबरन बलपूर्वक ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो वो जो बैंक इनको ऑक्यूपाइड किया था बलपूर्वक, ज़बरदस्ती, वो आपके कौन से बैंक हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, वो इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश की स्थिति इतनी ख़राब थी कि गरीब बहुत थे।
तो गरीब अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम और ज़्यादा कंडीशन थी, तो गरीबों को ज़्यादा जो है हेल्प करनी थी, तो वो बैंकों के माध्यम से पॉसिबल हो सकता था। बैंक जहाँ जहाँ होंगे अपनी संस्थाएं खोलें, अब वो सरकार के अंडर में होंगे, संस्थाएं खोलें, सरकार उनको अपना जो भी योजना बनाएगी तो उन बैंकों के माध्यम से उनको देगी। जैसे लोन देना है, कृषि लोन देना है, और छोटे छोटे उद्योगों का लोन देना है, और भी बहुत सारी हेल्प है, तो वो आपको बैंकों के माध्यम से दी जा सकती थी। तो इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। गरीबी हटानी थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पर वो। तो ये आपका मैं बता रहा हूँ, इसलिए इनको जो है नेशनलाइज किया गया था जबरन। तो ऐसे बैंक जिनको जबरन किया गया था, तो वो आपके 1969 में जो है 14 थे, और 1980 में जो 6 बैंक थे, टोटल 20। और 20 में से एक बैंक जो है, एक बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पूरा लिखना है इसको, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, घट गया इसमें। तो कितने बचे? 19। न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसलिए घट गया क्योंकि इसमें हर्षद मेहता, अगर आपको याद होगा, बहुत खतरनाक इंसान जिनको बोल सकते हैं, हर्षद मेहता, इन्होंने जो है वित्तीय घोटाला किया था, मतलब कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया में वित्तीय घोटाला किया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या हो गया? दिवाला हो गया। और वो दिवाला होने के बाद उसको जो है समाप्त कर दिया उस बैंक को। उसको जो है क्या कर दिया, 1994 में उसका विलय कर दिया, किसमें? पीएनबी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। कौन से? पंजाब नेशनल बैंक में। क्योंकि हर्षद मेहता जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इसमें बड़ा घोटाला किया इस बैंक में, तो वो आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया डूब गया, ख़राब हो गया, तो उसको जो है उठा के किस में विलय कर दिया? पंजाब नेशनल बैंक में 1994 में। तो 20 में से एक घटा तो कितने बचे? 19। ठीक है, तो 19 बैंक आपके नेशनलाइज। गैर नेशनलाइज बहुत आसान है इसको, लेकिन समझना थोड़ा सा टफ, इतना भी नहीं है, बस थोड़ा सा है। तो मैं आपको यही समझा देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए। गैर राष्ट्रीयकृत बैंक सिर्फ यही होंगे, सुन लीजिए आप, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक वो होंगे जिनको सरकार ने जबरन जिसका अधिग्रहण नहीं किया है, जब बल्कि सरकार ने ही उसको इस्टेब्लिश किया है। ऐसे बैंक जिनको सरकार ने इस्टेब्लिश किया हो, जबरन किसका अधिग्रहण नहीं किया हो, सरकार ने इस्टेब्लिश किया हो। जैसे एसबीआई जो है सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है, उसका जबरन का इधर नहीं किया गया। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकार ने इस्टेब्लिश किया है इसको। ये सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है इस टाइम का, सरकार ने इस्टेब्लिश किया है। और आपका एसबीआई इस तरीके के बैंक है। और इसके साथ जो 5 एसोसिएटेड बैंक जो मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक है, बैंक ऑफ जयपुर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, जो भी मैंने आपको बताए हैं 5 जो इससे एसोसिएटेड बैंक है, वो भी आपके कौन से बैंक है? गैर राष्ट्रीयकृत। क्यों? क्योंकि इसको सरकार ने जबरन इसका नहीं किया, सरकार ने इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं। और इसी तरीके से जो है भारतीय महिला बैंक भी आपका कौन सा बैंक है? गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि इसको सरकार ने इस्टेब्लिश किया है, अगर आपकी नॉलेज में है। और इसी तरीके से आईडीबीआई जो बैंक है वो भी सरकार ने इस्टेब्लिश किया है, तो ये गैर राष्ट्रीयकृत है। जो सरकार इस्टेब्लिश करती है वो गैर राष्ट्रीयकृत होते हैं, ठीक है। गैर राष्ट्रीयकृत मतलब कि जिनको ज़बरदस्ती किया है तो उनको नेशनलाइज किया है, प्राइवेट से नेशनलाइज, तो इसलिए वो नेशनलाइज्ड हो गए बैंक। लेकिन जो पहले से ही हैं, ठीक है, जो पहले से ही हैं, जिनको सरकार इस्टेब्लिश कर रही है, तो सरकार ने इस्टेब्लिश किया। या फिर एक और रूल आता है कि जिस पर सरकार ने जबरन ना किया हो, अधिग्रहण ना किया, वो खुद से ही हो गया हो। जबरन करना, अधिग्रहण करना, वो नेशनलाइज की कैटेगरी में आता है। या तो सरकार ने इस्टेब्लिश किया, बस खुद ही वो अधिग्रहण ना किया, अधिग्रहण बस खुद ही अपना वो खुद ही हो गया हो, स्वयं ही हो गया हो, उसको ज़बरदस्ती ना किया हो, उसके साथ बलपूर्वक ना किया गया हो, तो ऐसे बैंक भी गैर राष्ट्रीयकृत होते हैं। हाँ, बलपूर्वक किया गया तो वो नेशनलाइज्ड है, अपने हिसाब से हो गया, वो अपने खुद के हिसाब से हो गया, तो वो आपके गैर राष्ट्रीयकृत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें। ये आप प्लीज़ नोट्स बना के ज़रूर अच्छे से इसको लिखना, जो भी मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ उस लैंग्वेज को ज़रूर उतारना है, बहुत काम का है। इनसे बेस तैयार होता है बैंकों का, क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें हैं, वाणिज्य बैंक के कार्य जानने हैं आपको, किस तरीके से बैंक जो चल रहे हैं जितने भी, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और हमारी वीडियोस प्लीज़ अच्छी लगती हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़। और आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।